students and good evening. Welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well and आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत प्यारी चल रही होगी। कैसे आप सभी लोग फटाफट से सारे जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके। और हमारी ये जो हमने वॉरियर सीरीज करंट अफेयर की स्टार्ट की है, इसके आप भी एक हमारे साथ वॉरियर बन चुके हैं। तो भैया युद्ध को बीच में छोड़ के भागना नहीं है, मतलब डेली क्लास को अटेंड करना है, डेली नोट्स बनाने हैं और अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी है साथ में, ठीक है। तो फटाफट जल्दी सारे के सारे YouTube से ज्वाइन हो जाइए। हमारे फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो ही गए होंगे और यदि ज्वाइन हो चुके हैं तो जल्दी से वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे डेली वीडियोस आपके लिए करंट अफेयर्स और एमपीजी के जीएस के आते रहे तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ मैम हमें लेक्चर्स जो है बहुत पसंद आ रहे हैं और हमें इन लेक्चर्स को कंटिन्यू चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलेगा। सो भैया आज हमारा है लेक्चर नंबर 13 और इसमें हम वापस से जैसे कि हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्रीवियस डेज में। भाई आज हमारी शायद 6th ऑफ जुलाई है और जो 6th ऑफ अगस्त है और आसपास जो हमारे घटनाएं हुई हैं एमपी में उन सारी की सारी घटनाओं को विच मीन्स इवेंट्स को वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम। ओके सो कई बार होता है ऐसा कि एग्जाम में हमारे पास यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं एमपी से रिलेटेड। आप जानते हैं यदि आप पीएससी वगैरह को टारगेट कर रहे हैं तो आप बेचारे बच्चों को इंग्लिश में कंटेंट उतना प्रोवाइड नहीं हो पाता है, तो उसी कंटेंट को देने के लिए सिविल पांडा आपके लिए हमेशा खड़ा है। चलेगा। सो भैया वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन और हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है ये आपसे, ये कह रहा है रिसेंटली धनंजय दुबे ऑफ ग्वालियर हैज बीन ऑनर्ड विद द विक्रम अवार्ड 2022 इन दिव्यांग कैटेगरी। ही इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। भाई धनंजय दुबे जो कि दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उन्होंने अभी अभी विक्रम पुरस्कार को जीता है, विक्रम अवार्ड को जीता है। और ये कौन से गेम से इन्होंने जीता है ये पूछा जा रहा है। विक्रम अवार्ड की यदि मैं बात करूं तो विक्रम अवार्ड हमारे एमपी का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एमपी का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है विक्रम अवार्ड, ठीक है। ये शुरू कब से हुआ था, देखो बहुत सारी बुक्स कंफ्यूजन करती हैं बट स्पेशली जो इसका मिलता है वो शुरू हुआ है मैम 15 मई 1990 से जो है ये स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था बेटा, 15 मई 1990 से ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा मैम ये दिया किसको जाता है, ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपने स्पोर्ट्स करियर में है ना, स्पोर्ट्स सीनियर कैटेगरी में है ना, लगभग 5 इयर्स तक वो उन्होंने खेला हो। कितने इयर्स तक बेटा, 5 इयर्स तक खेला हो और एटलीस्ट दो बार वो नेशनल या इंटरनेशनल खेल चुके हो, है ना, नेशनल या इंटरनेशनल में उन्होंने कोई मेडल जीता हो, तो ऐसे लोगों को जो है वो विक्रम अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है, नेशनल या इंटरनेशनल में जो है उन्होंने मेडल जीता हो उनको दिया जाता है ये विक्रम अवार्ड लगभग 5 साल के अंदर, ठीक है। तो ये जो धनंजय दुबे जी हैं दिव्यांग कैटेगरी से, ये रिलेटेड है, हमारे ध्यान दीजिएगा बेटा टेनिस से। किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। ओके चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ डिटेल्स होंगे वो देख लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है आपसे, According to the Directorate Sport and Youth Welfare Department of Madhya Pradesh, Vikram Award was established in 1972। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्या कहता है हमारे यहाँ का कि भाई एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था विक्रम अवार्ड को, 1972 में हुआ था। बट बुक्स क्या कह रही हैं, विक्रम अवार्ड was established in 1972 but in many books its establishment year has been given as 1990 1990 में, जो कि मैंने आपको भी बताया 15 मई 1990 बताया जाता है बुक्स में। प्राइज मनी कितनी है इसकी, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाता है जिसे आप कहते हैं सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, जैकेट दिया जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन प्लेयर्स अबाउट द एज ऑफ 19 ईयर्स, मैंने अभी आपको बताया सीनियर कैटेगरी मतलब 19 साल से ऊपर वालों को दिया जाता है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली सौम्या तिवारी ऑफ भोपाल हैज बीन अवॉर्डेड एकलव्य अवार्ड 2022। अभी ये अवार्ड्स हो चुके हैं इसलिए इनके बारे में बेटा पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जब मैंने पीएससी दिया था 2022 का तो उसमें यहां से क्वेश्चन बने थे भैया प्री में। Recently, Soumya Tiwari of Bhopal has been awarded Eklavya Award 2022. She is related to which sport? सौम्या तिवारी को जो है एकलव्य पुरस्कार दिया गया है 2022। किस सम्मानित किया गया है, वो किस खेल से संबंधित है, ध्यान देना। एकलव्य, आप जानते भाई एकलव्य कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य के जो थे शिष्य थे जिसे वो अंगूठा मांग लिया था। तो एकलव्य जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, स्पेशली कि भाई जो स्पेशली अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम लोग क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे स्पोर्ट्स में जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रहेगा एकलव्य अवार्ड।
तो ध्यान दीजिएगा किसको दिया गया है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सौम्या तिवारी जी? तैराकी, क्रिकेट, मलखंभ या शूटिंग, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा ये सौम्या तिवारी से रिलेटेड है, हमारी क्रिकेट से। किससे रिलेटेड है बेटा? क्रिकेट से रिलेटेड है ये, है ना। और पहले यदि मैं बात करूं एकलव्य अवार्ड की, तो एमपी का ये भी एक स्पोर्ट अवार्ड है। यदि मैं बात करूं 2011 तक इसका जो प्राइज मनी था, है ना, 2011 तक इसका जो प्राइज मनी था वो था 25K, है ना, 25,000 इसका प्राइज मनी था, जो कि बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया भैया? 1 लाख कर दिया गया। 1 लाख रुपीज अब इसमें दिए जाते हैं। 1 लाख रुपीज, वही प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जैकेट दिया जाता है। और वही मैम इसमें क्या होगा, ऐसे स्पोर्ट स्टूडेंट्स को जो क्या कर चुके हैं भैया, 5 साल लगभग साथ में खेल चुके हैं, और उन 5 सालों में वो एटलीस्ट 2 बार नेशनल या इंटरनेशनल खेल चुके हैं और मेडल ला चुके हैं। एकलव्य अवार्ड स्टार्ट कब से हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा एकलव्य अवार्ड आपका स्टार्ट हुआ था 1994 से। एमपी में कब से स्टार्ट हुआ था बेटा? 1994 से जो है एकलव्य अवार्ड स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इससे पहले हाँ, एकलव्य अवार्ड एस्टेब्लिशमेंट 1994, प्राइज मनी 1 लाख, डिस्क्रिप्शन प्लेयर्स अंडर द एज ऑफ 19 ईयर्स, 19 साल से कम के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। Recently, who has been honored with the Vishwamitra Award 2022 given by the Madhya Pradesh government to coaches in the field of sport? भाई विश्वामित्र पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्वामित्र आप जानते हैं भाई एक गुरु थे, है ना, तो सीधी सी बात है ये कोचेस को दिया जाएगा, है ना, वैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बट कोच को दिया जाएगा, कोच को दिया जाएगा। तो भाई किसको दिया गया विश्वामित्र अवार्ड? ध्यान दीजिएगा, रश्मि माली, परितोष शर्मा, मोहनलाल बोम्बोरिया या विनय प्रजापति। इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते जाना भैया। तो ध्यान दीजिएगा ये दिया गया है किसको? रश्मि मालविया को। किसको दिया गया है बेटा? रश्मि मालविया को दिया गया है ये। अच्छा मैम विश्वामित्र पुरस्कार कैसे दिया जाता है? तो बेटा इसकी जो प्राइज मनी थी विश्वामित्र पुरस्कार की, वो पहले 5 जो थी 50,000 थी। कितनी थी? 50,000 थी। ये कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने क्या नेशनल इंटरनेशनल में मेडल लिया हुआ हो अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, और काफी टाइम जो है लगभग एक लंबा पीरियड अपनी लाइफ का जो है स्पोर्ट्स कोचिंग में जो है निकाला हो। तो ध्यान दीजिएगा इस पे और चीजें हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी इसका 1994 है, ₹2 लाख है इसके, आप बढ़ा दिए गए हैं, है ना। पहले मैंने आपको बताया पहले 50,000 थे, है ना। स्पोर्ट कोचेस को ही दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Recently, Mr. Anil Dhupa, tennis of which district has been honored with the State Level Lifetime Achievement Award 2022 by the MP government? अनिल धूपर जो कि किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है, को मध्य प्रदेश सरकार में राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट का क्या होता है बेटा? जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ का एक लंबा अरसा जो है किसी एक फील्ड में निकाल दिया हो और उन्होंने कुछ अचीव किया है उसमें, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम इसे कहेंगे, ठीक है। 2022 से सम्मानित किया गया है। मंदसौर, नर्मदापुरम, बुरहानपुर या इंदौर, कहां से रिलेटेड है ये बताइए? तो कौन से है ये भाई? मंदसौर, नर्मदापुरम, बुरहानपुर या इंदौर? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे बिलोंग करते हैं इंदौर से। जी हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया है स्पोर्ट्स टेनिस में अनिल धूपर जी को। इनके बारे में भी ध्यान रखना, कहां से? ये इंदौर से। किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम लोग। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2002 में हुआ। प्राइज मनी इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2002। दिस अवार्ड इज गिवन टू अ स्पोर्ट पर्सनालिटी हु हैज बीन कंट्रीब्यूटेड थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द स्टेट। जी हाँ, जिन्होंने क्या किया है अपनी पूरी लाइफ का डेवलपमेंट पे स्पोर्ट्स कैटेगरीज में जो है निकाल दिया, उनको लाइफ टाइम। आपने देखा होगा कई सारे फिल्म फेयर वगैरह होते हैं, तो जो फिल्म पर्सनालिटीज होती है उनको भी दिया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ निकाल दी है काफी सारी, इसमें तो उन्हें भी दिया जाता है। उसका नाम ही है लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब लाइफ टाइम में जो अचीव किया है। How many players have been announced for the Eklavya Puraskar for the year 2022 in the recent state level sports award? है ना, हाल ही में राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार की घोषणा की गई है? भाई किसी एक को नहीं, पूरे के पूरे कितने को मिला है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन पहले आप अपना तुक्का लगा लो। तो ध्यान दीजिएगा, एक को नहीं, लगभग कितनों को मिला है ये? 11 को। कितनों को मिला है भाई साहब? 11 को मिला है ना। 11 की घोषणा की गई है कि 11 को दिया जाएगा। अभी एक को हमने डिस्कस कर ही लिया है, कौन है वो फटाक से कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन को दिया गया है ये चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे साथ पूरी लिस्ट है, फटाफट से लिस्ट का स्क्रीनशॉट मिल दीजिएगा। आस्था दांगी कैंकिंग कॉनिंग ऑफ भोपाल
अमन सिंह बिष्ट बॉक्सिंग में दिया गया है, प्रज्ञा सिंह को फेंसिंग में दिया गया है, आशीष चोकसे को शूटिंग में दिया गया है, सौम्या तिवारी को क्रिकेट में दिया गया। अभी अभी मैं बात करके आई हूँ इनके बारे में, ठीक है। कृतिका दांगी जी को सेलिंग, ये कहां से, राजगढ़ से है भैया, ये हमारे राजगढ़ से हैं, ठीक है। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस, ये देवास से बिलोंग करते हैं। पलक शर्मा के बारे में हम अभी कुछ रिसेंटली भी बात कर चुके हैं। पलक शर्मा बहुत छोटी सी बच्ची है ना, कुछ 11 या 12 साल की ये हैं, और इनके बारे में हमने बात कर दी कि इनको अभी एक नेशनल फंक्शन में जो है एज अ चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया गया था, बात किया था हमने इनके बारे में। ये किस रिलेटेड है, स्विमिंग से रिलेटेड है, इंदौर। फ्रेग्रेंस ऑफ ग्वालियर हॉकी, दीपेश लश्कारी जिम्नास्टिक ऑफ उज्जैन, एंड लास्ट है इंद्रजीत नागर मलखंभ से ये रिलेटेड है। तो ये 11 के 11 की लिस्ट आपके सामने है। फटाक से एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या है आपके एकलव्य अवार्ड 2022 के सारे विनर्स है, फटाक से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। साथ में आपको दिया भी गया है कि ये कहां से, देखो जो भी जीतता है उसके बारे में 3 चीजें पूछी जा सकती है कि पहली बात तो एकलव्य पुरस्कार इनमें से किसने जीता, दूसरा ये इसने जीता है ये कहां से है, तीसरा इसने जीता है ये यहां से है और ये कौन से खेल से रिलेटेड है। ये तीनों चीजें पूछ सकता है, तो तीनों की तीनों चीजें आपको दे दी है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया ये वाला। Recently, 2 diamond project corridors are being constructed by Madhya Pradesh government in Panna and Chhatarpur district on the bank of which river? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पन्ना और छतरपुर जिले में किस नदी के तट पर 2 डायमंड प्रोजेक्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है? चंबल, यमुना, केन या सोन, बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, ये किया जा रहा है हमारा केन रिवर पे। कहाँ किया जा रहा है बेटा? केन रिवर पे ये किया जा रहा है। अब केन रिवर पे किया जा रहा है मैम, केन रिवर कहाँ से निकलती है? तो आप जानते हैं केन रिवर की यदि हम बात करते हैं कटनी से है ना, कटनी के पास से ये निकलती है। अच्छा, ये जो है एमपी प्लस यूपी दोनों में बहती हैं, जाके आगे मिलती है भाई साहब यमुना नदी जी से, यमुना जी से मिलती है ना। एमपी और यूपी दोनों में बहती है और आगे जाके यमुना नदी से मिलती है। टोटल कितनी बहती है ये? तो ये बहती है 427 किलोमीटर, 427 किलोमीटर ये बहती है। मैम किस में ज्यादा बहती है, एमपी में या यूपी में? तो ध्यान दीजिएगा, ये एमपी में ज्यादा बहती है। लगभग 292 किलोमीटर जो है ये एमपी में बहती है और 84 किलोमीटर जो है ये यूपी में बहती है। मैम 84 किलोमीटर से यूपी में बहती है और जाके फिर कहाँ क्या कर लेती है ये? तो जाके यमुना में जाके ये मिल जाती है। कौन? केन रिवर। कहाँ पर? चिल्ला विलेज, बांदा, बांदा के पास। कहाँ पर? बांदा, यूपी में जाके ये मिल जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्हीं पर ही पन्ना और छतरपुर जिले में 2 डायमंड प्रोजेक्ट कॉरिडोर का निर्माण किया जाने वाला है, बनाए जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर पन्ना डायमंड विल also be produced in Chhatarpur. 2 diamond projects will be started in Chhatarpur district and a diamond corridor will be built on the banks of Ken River. Okay, this corridor will be built between Ajaygarh project Harsha 1 in Panna डिस्ट्रिक्ट एंड हर्षा 2 इन राजनगर तहसील ऑफ छतरपुर। इस डिटेल को बहुत इंपॉर्टेंट लगा के याद कर लेना भाई साहब। यदि आपसे इतना नहीं पूछा गया आगे वाला तो ये पीछे वाला तो पूछ ही सकता है, क्योंकि इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ता बच्चा, इतना पढ़ता अच्छा यहाँ बनाया जा रहा है बस। डायमंड्स वर फाउंड इन राजनगर तहसील आफ्टर विच द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिड गूगल मैपिंग हियर। ओके, after this the mineral officer of Chhatarpur district has issued tenders for the prospecting lease. ये सारी बातें आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकेडमी कुमारी विच मेडल हैज बीन वॉन बाय आशीष चौकसे इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी कुंवर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आशीष चौकसे को कौन सा पदक जीता है? आशीष चौकसे, ये नाम मुझे कुछ बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है, पता नहीं क्यों। 5 6 7 चलिए तो ध्यान दीजिएगा, कौन से पदक जीते हैं? क्या स्वर्ण पदक जीता है मैम? क्या रजत पदक जीता है मैम? नहीं, ना तो स्वर्ण ना रजत, बल्कि दोनों ही जीते हैं। ए और बी बोथ, दोनों जीते हैं इन्होंने पदक, ए और बी बोथ। ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन चाइना, प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकेडमी आशीष चौकसे वॉन 50 मीटर, किसमें भाई? 15 मीटर्स में वॉन गोल्ड मेडल राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट एंड सिल्वर मेडल
इंडिविजुअल इवेंट, सिल्वर और गोल्ड इन्होंने दोनों को जीता है, तो भैया हमारे यहाँ का जो है नाम भी बड़ा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द सेंट्रल शूरवीर म्यूजियम विल बी बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। मध्य प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृति में शूरवीर संग्रहालय बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा? ध्यान दीजिए, जो चीजें होने वाली हैं अभी उनके बारे में आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है। मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, मेरी जिंदगी से जाने का। तो ध्यान दीजिए, जबलपुर में नहीं बनाया जा रहा है, भोपाल में भी नहीं बनाया जा रहा है, इंदौर में भी नहीं बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है कहाँ, बालाघाट में। कहाँ बनाया जा रहा है बेटा? बालाघाट में। इनकी स्मृति में, डॉक्टर केशव बलिराम की स्मृति में, या कहो इनकी याद में बनाया जा रहा है, इनके ऑनर में बनाया जा रहा है। शूरवीर म्यूजियम जो है बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? बालाघाट में बनाया जा रहा है। चलिएगा, इनके बारे में हम थोड़ी सी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश Culture Department will set up a central bravery museum in the memory of Dr. Keshav Baliram Hedgewar at Ramyapali, Balaghat district. Okay, the cost of the museum will be around 16 crores 25 lakhs, 16 करोड़ 25 लाख की लागत से बनाया जाएगा ये। 1.17 acres of land has been allotted for the museum at Ramyapali in Balaghat district. Okay, 1.17 एकड़ जमीन जो है अलॉट की गई है इस म्यूजियम के लिए। काफी बड़ा म्यूजियम बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल सेटल, भोपाल कौन सी जगह पर? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ध्यान रखना। कितनी पहाड़ियों के बीच भोपाल बसा हुआ है, या ऐसा कौन सा शहर है या कौन सा जिला है एमपी का जो इतनी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है? बताइए। भोपाल इज सेटल्ड ऑन 7 hills, on 2 hills, on a hill, on 5 hills। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा प्यारा भोपाल 7 पहाड़ियों पे बसा हुआ है भैया। कितने पहाड़ियों पे? लगभग 7 पहाड़ियों पे बसा हुआ है। जी हाँ, पूरा राउंड में ये 7 पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है हमारा भोपाल। इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे इंदौर है ना, इंदौर एक स्मार्ट सिटी है भाई, भोपाल भी काफी ज्यादा डेवलप्ड है। भोपाल एमपी की जो है कैपिटल है। भोपाल में आप देखेंगे, जब आप जाएंगे, आप थोड़ी दूर चलेंगे आपको जंगल मिल जाएगा, फिर थोड़ी दूर चलेंगे आपको जंगल मिल जाएगा। मतलब एकदम एक जगह पे सारा इस तरीके से, ये कहो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। क्यों भाई? पहाड़ी वाला इलाका वो ज्यादातर है, तो ऐसी जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहां पे यदि आप जाएंगे आपको लैक्स बहुत सारे मिल जाएंगे, सिटी ऑफ लैक्स जिसे कहा जाता है, तो बहुत सारी लैक्स आपको मिल जाएंगी, है ना। इसी कारण से भाई, चूंकि अब क्या होता है भाई, बारिश है, पहाड़ियों पे बसा हुआ, बारिश का पानी आएगा तो पहाड़ियों से बहकर कहाँ जाएगा? सीधा का सीधा लैक्स में। और वहां पर बहने का कोई स्थान नहीं, तो वो एक जगह पानी रुक जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? लैक कह देते हैं। ठीक है, चलिएगा। On which hill of मध्य प्रदेश is called the Queen of सतपुड़ा? मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? अब यहाँ से देखो, आपके अभी हमारे पास करंट अफेयर के इतने क्वेश्चंस नहीं थे, है ना, क्योंकि कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है एमपी में। तो करंट अफेयर के अलावा अब ये जो है इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। पचमढ़ी, बड़वानी, जबलपुर या अमरकंटक, बताइए किसको कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं मैम, ये तो बहुत सिंपल है। किसको कहा जाता है भैया? पचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं बहुत अच्छे से, धूपगढ़। चलिए, एमपी की है वो तो पूरी। हाँ, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आता है। अभी मैंने आपको एमपी की हाईएस्ट पीक के बारे में बात करी, लेकिन अभी क्या पूछा है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़, सिद्ध बाबा शिखर, जाना पाओ या सिगार? बताइए। देखो, आपके सामने धूपगढ़ चोटी का नाम आते ही आपके अंदर की भावनाएं उछल उछल के आती है, फीलिंग्स जो है, इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बच्चे हैं चूंकि, कि मैम धूपगढ़ धूपगढ़ धूपगढ़। लेकिन भाई साहब, ये हॉल जो है हमारा पूरा एमपी का नहीं पूछ रहा है, ये आपसे पूछा बुंदेलखंड का, है ना। और ये जो धूपगढ़ है ये हमारी तरह सतपुड़ा वाली रेंजेस में आ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बुंदेलखंड की यदि आपसे पूछे जाए तो सबसे बड़ी चोटी है वो है सिद्ध बाबा शिखर। कौन सी है? सिद्ध बाबा पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? यहाँ की। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1172 जो है इसकी ऊंचाई है, किसकी? सिद्ध बाबा शिखर की, सिद्ध बाबा पीक की। जाना पाओ तो आप जानते हैं सेकंड हाईएस्ट है ना, सेकंड हाईएस्ट है। कहां पर? सॉरी, हाँ, जाना पाओ है। उसके बाद सिगार चोटी है। ये सब कहां पर है? अपना महू में ही तो है, सिगार और जाना पाओ दोनों के दोनों, है ना। जाना पाओ के पास ही तो अपनी चंबल नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑन विच हिल्स इज धूपगढ़ सिचुएटेड, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पर्वत, राजपीपला पर्वत, मैकाल पर्वत या इनमें से कोई नहीं, पूछा जा रहा है आपसे। तो आप जानते हैं किस पर स्थित है, ये है महादेव पर्वत पर। कौन से पर्वत पर स्थित है भैया? महादेव पर्वत पर। यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर है? तो महादेव पर्वत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which city is known as अवंतिका? अरे भाई ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन कर लिया हमने, है ना। कौन सी सिटी जो है अवंतिका के नाम से जानी जाती है? इंदौर, मांडू, उज्जैन या जबलपुर? तो आप कहेंगे मैम इतना हलवा क्वेश्चन एमपी पूछने वाला है क्या? नहीं पूछने वाला, फिर भी कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता। तो भैया उज्जैन को जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता है। किसको? उज्जैन को। राजा विक्रमादित्य जी के समय से अवंतिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अवंतिका कॉलेज भी है जो कि विक्रम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ना। और इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो आप जानते हैं उज्जैन में जो है शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन पूरा बसा हुआ है, जहां पर हमारे 12 शिवलिंगों में से एक 12 जो हमारे शिवलिंग है जिसे हम कहते हैं कौन सा, महाकालेश्वर मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर के साथ साथ यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर भी बना हुआ है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है, जो एमपी को 2 भागों में विभाजित करती है, ऐसा कहा जाता है ना। और इसके बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, जैसे 4 धाम मंदिर है। हर यहाँ पर 16 साल के अंदर क्या लगता है? सिंहस्थ का मेला लगता है। अभी लास्ट कब लगा था? तो आप जानते हैं 2016 के समथिंग में जो है यहाँ पर सिंहस्थ का मेला लगा था। Which city is known as the music capital of मध्य प्रदेश? कौन सा शहर मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के रूप में जाना जाता है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या मैहर? मैहर है ना, मैहर बोले पर इसको मैयर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें म्यूजिक कैपिटल की, तो एमपी का म्यूजिक कैपिटल जो है ग्वालियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्वालियर को। भाई बहुत सारे ऐसे सिंगर्स है या कहो फोक सिंगर्स जो है काफी सारे ग्वालियर से रिलेटेड है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? म्यूजिक कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच आर द 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच आर क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे निकट हैं? राजगढ़, विदिशा, मंडला, शिवपुरी, छतरपुर या रीवा? उसके बाद पूछ रहा है आपसे इंदौर, जबलपुर और भोपाल या उज्जैन, रतलाम और राजगढ़? बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो इंदौर, जबलपुर और भोपाल, इंदौर, जबलपुर और भोपाल थोड़े दूर दूर हैं। शिवपुरी, छतरपुर का इससे कोई लेना देना नहीं है। राजगढ़, विदिशा, मंडला का इधर से लेना देना हम कहेंगे नहीं है। तो सबसे पास कौन सा है? डी, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। जी हाँ, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास है ना। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं तो एमपी में 14 डिस्ट्रिक्ट से ये होकर गुजरती है। एमपी के कितने बेटा? 14 डिस्ट्रिक्ट से ये होकर गुजरती है। और ये 14 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो आप बोल सकते हैं रतलाम है, उज्जैन है, आगरमालवा है। पहले शाहजहांपुर आता था, लेकिन शाहजहांपुर से जो है आगरमालवा अलग हो चुका है, तो अब आगरमालवा हम अलग से लिखते हैं। राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, भोपाल हो गया, विदिशा हो गया, रायसेन हो गया, सागर हो गया, दमोह हो गया, कटनी हो गया, जबलपुर हो गया, उमरिया हो गया और शहडोल हो गया। ये 14 के 14 जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बसे हुए हैं, इन्हें रट लेना। अच्छा, कई एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एमपी में कौन से जिले से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है प्रवेश करती है? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फटाक से कि कौन से जिले से प्रवेश करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए, नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? रिफ्ट वैली, उसके बाद आपसे बोल रहा सर्विकल, रिफ्ट ब्रिंक या नन ऑफ दीज? दरार वाली घाटी, ग्रीवा या दरार की कगार से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है बताइएगा जल्दी से। तो भाई सबसे पहली बात तो मैं बात करूं रिफ्ट वैली, ग्रीवा या दरार की कगार, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, यदि आपने पढ़ा है पहले भी तो आप आराम से बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करूं नर्मदा घाटी है तो ये किससे रिलेटेड है? ये है रिफ्ट वैली से। ये किसका उदाहरण है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली। यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली। दरार वाली घाटी का जो है ये एग्जांपल है नर्मदा घाटी, पूरी नर्मदा वैली। ठीक है। Which plateau is formed from the lava coming out of the volcanic eruption? ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा किस पठार का निर्माण हुआ है? जी आप जानते हैं ज्वालामुखी आप जानते हैं इस प्रकार का ज्वालामुखी, यहाँ से लावा निकलता है। और ये लावा क्या होता है, कई कई सालों में जाकर यहाँ पर जम जाता है, जहां से लावा निकलता है। मैम फटाक से जम जाता है कि नहीं बेटा, बहुत लंबी सालों की प्रोसेस होती है इसमें। तो ये पूछ रहा है बघेलखंड प्लेट्यू, रीवा एमराल्ड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू या मालवा प्लेट्यू? बताइए कौन सा प्लेट्यू है ऐसा जो इससे रिलेटेड है?
तो देखिए जहां पर किसी ज्वालामुखी का, है ना, जहां पर किसी वॉल्केनो का विस्फोट होता है ना, तो लावा से जो यदि जमीन बनती है, लावा जहां के जमता है जाकर, वहां की मिट्टी में आयरन बहुत होता है, वहां की मिट्टी काली होती है ना, और स्पेशली वो मिट्टी काफी ज्यादा ये कहो फर्टिलाइजेशन, मैं कहूं कि वहां पर एग्रीकल्चर काफी अच्छा हो सकता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि वहां की जमीन जो होती है उसमें इतनी ये कहो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मिल जाएंगे आपको, मिनरल्स ना भी मिलेंगे तो इसके अलावा आपको वहां पर इतनी सारी वो मिल जाएगी, फर्टिलाइजर्स उसमें मिल जाएंगे उस मिट्टी में, कि वहां पर एग्रीकल्चर काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी की सारी क्वालिटी देखने को मिलती है आपको मालवा प्लेट्यू में। जी हाँ, मालवा प्लेट्यू जो बना हुआ है ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन से ये मालवा प्लेट्यू हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, हु नेम्ड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का नाम किसने रखा था? मध्य प्रदेश का नाम जानते हैं आप कितने सारे हैं? सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश नाम जो स्पेशली है किसने रखा था? पंडित रविशंकर शुक्ला, पट्टाभी सीतारामैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कुंजीलाल दुबे जी। ये चारों के चारों उस समय की एमपी की बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। और ऐसा नाम मध्य प्रदेश, मध्य मतलब जो बीच में बसा हुआ हो, जो पूरे इंडिया के लिए हृदय का काम करे, दैट इज हृदय प्रदेश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका नाम रखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Whose part is मध्य प्रदेश जियोलॉजिकली, जिसका भाग भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से किसका पार्ट है? विंध्याचल, गोंडवाना लैंड, डेक्कन ट्रैप या नन ऑफ दिस। विंध्याचल, गोंडवान भूमि या डेक्कन ट्रैप, किसका है भाई साहब? तो ये चीज तो आप मुझे बहुत आसानी से बता सकते हैं कि मैम ये है हमारा गोंडवाना लैंड का। आप जानते हैं जब क्या हुआ था, जब इस टाइप से दो पार्ट अलग हुए थे, तो एक था हमारा कौन सा लैंड? अंगारा लैंड, और एक था गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो एमपी है वो कौन से लैंड का पार्ट है? वो है गोंडवाना लैंड का पार्ट। वो कौन से लैंड का पार्ट था भैया? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस इज नर्मदा सिचुएटेड, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? सतपुड़ा और अरावली, है ना, सतपुड़ा एंड अरावली, विंध्याचल एंड अरावली, भांडेर और मैकाल, और पूछा है सतपुड़ा एंड विंध्याचल माउंटेन दोनों किस, जो नर्मदा वैली है, ड्रिफ्ट। भाई ड्रिफ्ट क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि यदि ऐसे दो पहाड़ होंगे, ऐसे यदि दो पहाड़ होंगे तो उनके बीच से यदि कोई नदी बहेगी इस टाइप से, तो सीधी सी बात है घाटी के रूप में बहेगी, इसलिए तो हमने इसे क्या बोला कि ड्रिफ्ट वैली है ना। तो भाई ये जो दो पहाड़ है ये कौन से हैं, है ना, ये जो दो रेंजेस है, श्रृंखलाएं हैं, ये कौन सी रेंजेस है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बसा हुआ है ये हमारे दो एमपी की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट ये कहो माउंटेन रेंजेस है, विच इज सतपुड़ा एंड विंध्याचल। जी हाँ, सतपुड़ा एंड विंध्याचल। ऐसे नर्मदा नदी बहती है, ऐसे नर्मदा नदी बहती है। इधर जो है सारी सतपुड़ा रेंजेस है और इधर जो है विंध्याचल रेंजेस है, ठीक है। और इनके बीच जो है नर्मदा नदी इस टाइप से बहती है। किधर बहती है? तो वेस्ट की साइड पर। और जाकर कहाँ मिलती है? तो आप कहेंगे मैम खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में जाके ये मिल जाती है नर्मदा नदी। क्या बनाती है? तो ऐसे ज्वार नदमुख बनाती है, याद होगा आपको, ठीक है। चलिएगा, तो गाइज आज के हमारे जो है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपने यहाँ तक सेशन को देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक देखने के लिए। और मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ नई डिटेल्स हर एक सेशन में हमारे जानने को मिलती है, तो इसी डिटेल्स के लिए बने रहिए हर दिन सिविल पांडा के चैनल पे। और यदि आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिल जाए तो फटाक से जाके हमारा सिविल पांडा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ पढ़ते पढ़ते ऐसे तालियां भी बजाते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगली बार मिलेंगे वापस नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।